फ्रॉम सोनिया इंटरनेशनल स्कूल मधुरा पश्चिम। आज मैं आपको हिंदी में क्रिया के बारे में बताऊंगा कि क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया क्या है। आज का हमारा टॉपिक होगा क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया क्या है। जैसा कि शब्द से क्रिया अर्थात कार्य करने का बोध कराने वाले शब्द, ऐसे शब्द जो किसी कार्य को करने का बोध कराते हैं उसे हम क्रिया कहेंगे। जैसे बच्चा दौड़ रहा है, अब बच्चा दौड़ रहा है, इसमें किस शब्द से कार्य करने का बोध हो रहा है, दौड़ रहा है। तो इससे समझ आता है बच्चा दौड़ रहा है से क्रिया के होने का बोध हो रहा है, उसे हम क्रिया कहते हैं। इसकी परिभाषा है जो शब्द किसी कार्य के करने या होने, जो शब्द किसी कार्य के करने या होने अथवा किसी घटना के किसी घटना के घटने या किसी व्यक्ति या पदार्थ की स्थिति या पदार्थ की स्थिति का बोध कराते हैं क्रिया कहलाते हैं। वे शब्द क्या कहलाएंगे, वे क्रिया कहलाते हैं। जो शब्द किसी कार्य के करने या होने अथवा किसी घटना के घटने या किसी व्यक्ति या पदार्थ की स्थिति का बोध कराते हैं वे क्रिया कहलाते हैं। ऐसे शब्द जिससे किसी कार्य करने का बोध हो या किसी घटना के होने का बोध हो या किसी व्यक्ति या पदार्थ की स्थिति का बोध हो, तो ऐसे शब्दों को हम क्रिया कहते हैं। ऐसे शब्दों को हम क्रिया कहते हैं। जैसे बालक पढ़ता है। अब इस वाक्य में देखिए ऐसा कौन सा शब्द है जिससे कार्य के होने का बोध हो रहा है, तो पढ़ना कि पढ़ता है, इससे कार्य का बोध हो रहा है, तो पढ़ता है, ये कहलाएगा क्रिया। बच्चे दौड़ रहे हैं, बच्चे दौड़ रहे हैं। अब इसमें किस कार्य के होने का बोध हो रहा है, बच्चे क्या कार्य कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। तो कार्य के होने का बोध हो रहा है, दौड़ रहे हैं, सबसे कार्य के होने का बोध हो रहा है, इसलिए इसे हम क्रिया कहेंगे। दौड़ना एक क्रिया है, ये इसे हम क्रिया कहते हैं। इसमें कुछ बातें विशेष ध्यान रखने योग्य होती है, वो विशेष बातें मैं आपको बता रहा हूँ एक एक करके। नंबर 1, क्रिया के बिना वाक्य पूर्ण नहीं होता
अर्थात अपूर्ण रहता है। क्रिया के बिना वाक्य पूर्ण नहीं होता, अर्थात अगर उस वाक्य में क्रिया नहीं है तो वाक्य अपूर्ण होगा। क्रिया के बिना वाक्य नहीं बनाया जा सकता। जैसे आरुषि, कहानी। अब देखिए इसमें क्रिया नहीं है, आरुषि कर्ता कर्म, कहानी आगे नहीं है, कुछ भी क्रिया नहीं है। क्या कर रही है आरुषि, कहानी क्या कर रही है पता नहीं, तो इसमें क्रिया नहीं है, तो ये अपूर्ण वाक्य होगा। इसमें क्रिया का अभाव है, इसमें क्रिया का अभाव है। इसमें क्या था, क्रिया का अभाव था। दूसरा देखिए आरुषि कहानी पढ़ रही है। दूसरा क्या है, आरुषि कहानी पढ़ रही है। क्या कार्य कर रही है आरुषि, आरुषि पढ़ रही है। क्या कर रही है, कहानी। तो पढ़ रही है सबसे क्रिया के होने का बोध होता है, क्रिया शब्द का बोध होता है। ये जो शब्द है पढ़ रही है, ये क्या है, क्रिया है। क्रिया के साथ अब आपको समझ में आ गया होगा इन दो उदाहरणों के माध्यम से कि क्रिया के बिना वाक्य पूरा नहीं होता है, पूर्ण नहीं होता है। इसमें आरुषि कहानी लिखा, ये अपना पूर्ण स्पष्ट नहीं कर रहा, पूर्ण अर्थ स्पष्ट नहीं कर रहा है। क्रिया नहीं है तो पूर्ण अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि क्रिया के बिना वाक्य कभी पूर्ण नहीं होता है। दूसरे उदाहरण में देखिए, वाक्य ने क्रिया जोड़ दिया है, क्रिया के साथ है पूरा वाक्य, तो ये अपना पूर्ण अर्थ स्पष्ट कर रहा है। इसका मतलब क्रिया के बिना वाक्य कभी भी पूर्ण नहीं होता है। दूसरा, कुछ क्रियाएं स्वयं घटित होती है, कुछ की जाती है। कुछ क्रियाएं हैं जो स्वयं घटित होती है और कुछ क्रियाएं जो है वो की जाती हैं। कुछ क्रियाएं अपने आप होती हैं, जैसे वर्षा हो रही है, जैसे वर्षा हो रही है। अब इसमें वर्षा, कोई वर्षा को कर रहा है, बारिश बरसा रहा है, नहीं, वर्षा स्वयं हो रही है। यहाँ पर वर्षा अपने आप हो रही है, तो ये स्वयं घटित हो रही है। तो कुछ क्रियाएं अपने आप होती हैं और कुछ की जाती हैं। किसी का दूसरा देखिए स्वयं घटित हो रही है, इसमें क्रिया स्वयं हो रही है। दूसरा देखिए, माली घास काट रहा है, काट रहा है। अपने आप तो घटित नहीं होगी ना क्रिया, माली के द्वारा क्रिया की जा रही है। यहाँ पर क्रिया स्वयं हो रही थी और यहाँ पर दूसरे के द्वारा की जा रही है। तो यहाँ पर क्रिया की जा रही है, क्रिया स्वयं घटित नहीं हो रही, क्रिया की जा रही है। दूसरा क्या होता है, मैंने कुछ क्रियाएं स्वयं घटित होती हैं और कुछ क्रियाएं की जाती हैं। जैसे पहला उदाहरण मैंने आपको बताया, वर्षा हो रही है, इसमें क्रिया की नहीं जा रही, इसमें क्रिया स्वयं घटित हो रही है। और दूसरा है माली घास काट रहा है, इसमें क्रिया स्वयं नहीं हो रही बल्कि माली के द्वारा क्रिया की जा रही है, घास काटने का काम हो रहा है। इसके बाद तीसरा देखिए, कुछ क्रियाएं एक शब्द की होती हैं तो कुछ एक से अधिक शब्दों की। कुछ क्रियाएं एक शब्दों की होती हैं
कुछ क्रियाएं एक शब्द की होती है और कुछ एक से अधिक शब्दों की। कुछ क्रियाएं जो होती हैं वो एक शब्द की होती है और कुछ क्रियाएं एक से अधिक शब्दों की होती हैं। जैसे प्रियंका ने नाटक लिखा। प्रियंका ने नाटक लिखा। अब यहां पर उसने क्या कार्य किया? लिखा। क्या लिखा? नाटक। अब लिखा जो उसने है वो क्रिया जो है एक शब्द की है। यहां पर क्रिया कितने शब्दों की है? एक शब्दों की है। दूसरा उदाहरण देखिए, प्रियंका नाटक लिख रही है। अब देखिए यहां पे क्रिया 1 2 3 शब्दों की, तो कुछ क्रियाएं एक शब्द की भी होती है और कुछ क्रियाएं एक से अधिक शब्दों की भी होती है। जैसे पहले उदाहरण में प्रियंका ने नाटक लिखा, इसमें क्रिया एक शब्द की है, और दूसरा है प्रियंका नाटक लिख रही है, इसमें क्रिया लिख रही है, एक से अधिक शब्दों की है। अब यहां देखिए क्रिया का रूप लिंग, वचन, काल के कारण परिवर्तित हो जाता है। परिवर्तित हो जाता है अर्थात बदल जाता है। इसलिए क्रिया को हम विकारी शब्द कहते हैं। क्रिया का रूप लिंग के कारण, वचन के कारण और काल के कारण परिवर्तित हो जाता है, इसलिए क्रिया को हम विकारी शब्द भी कहते हैं। विकार अर्थात उसका रूप परिवर्तित हो जाता है। किस किस वजह से? लिंग की वजह से, वचन की वजह से और काल की वजह से क्रिया का रूप परिवर्तित हो जाता है। जैसे मोहन खेल रहा है, सीता खेल रही है। अब देखिए पहले उदाहरण में देखिए और दूसरे उदाहरण में देखिए। मोहन खेल रहा है, मोहन पुल्लिंग है, तो क्रिया खेलना क्रिया जो है खेल रहा है, ये भी पुल्लिंग है। सीता खेल रही है, अब यहाँ पर स्त्रीलिंग हो गया। सीता खेल रही है, यहाँ पर क्रिया भी स्त्रीलिंग में होगी, अर्थात क्रिया का रूप लिंग के कारण परिवर्तित हो जाता है। लिंग के कारण परिवर्तित देखिए हो रहा है कि नहीं हो रहा? मोहन खेल रहा है, यहाँ पर खेल रहा था पुल्लिंग था, यहाँ पर सीता स्त्रीलिंग हो गई, और यहाँ पर खेल रहा है जैसे क्या आ गया? खेल रही है, अर्थात लिंग के कारण क्रिया का रूप परिवर्तित हो जाता है। इसके बाद वचन में देखिए वचन के कारण कैसे परिवर्तित हो जाता है। बच्चा दौड़ रहा है, बच्चा दौड़ रहा है, यह एक वचन है। क्या है? एक वचन। एक वचन है बच्चा, तो क्रिया भी एक वचन है, दौड़ रहा है।
इसका बहुवचन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, बच्चे। क्रिया का रूप परिवर्तित हो जाएगा, दौड़ रहा है, इससे क्या हो जाएगा, दौड़ रहे हैं। बहुवचन। कर्ता एक वचन था, क्रिया एक वचन, बहुवचन हुआ, कर्ता बहुवचन, क्रिया बहुवचन। अर्थात लिंग के कारण आपने देखा क्रिया का रूप बदल गया, वचन के कारण आपने देखा कि क्रिया का रूप बदल गया। अब आप देखेंगे काल के कारण। बाग में झूला लगा है, बाग में झूला लगा है, बाग में झूले लगे हैं। देखिए झूला लगेगा, देखिए बाग में झूला लगा है, काल लगा है, लगेगा वर्तमान काल, और ये भविष्य काल लगेगा। इसका रूप काल के कारण भी क्रिया का रूप परिवर्तित हो जाता है, इसलिए इसे क्रिया को हम विकारी शब्द कहते हैं। इसके बाद पांचवा, क्रियाएं हमेशा वाक्य के अंत में लगाई जाती हैं। क्रिया हमेशा वाक्य के अंत में प्रयोग की जाती है। एक वाक्य में एक से अधिक क्रियाएं भी हो सकती है, जैसे सौम्या ने साड़ियां खरीदी। खरीदी एक क्रिया, सौम्या ने बाजार जाकर साड़ियां खरीदी। सौम्या ने बाजार जाकर साड़ियां खरीदी। एक से अधिक क्रिया, यहां पर जाकर और खरीदी एक से अधिक क्रियाओं का प्रयोग हो रहा है, तो वाक्य में एक क्रिया का उपयोग हो सकता है और एक से अधिक क्रिया का उपयोग हो सकता है। जो अंत में क्रिया होती है उसको मुख्य क्रिया, उसमें पहले क्रिया प्रयोग होती है उसे गौण क्रिया या पूर्वकालिक क्रिया, ये पूर्वकालिक क्रिया है इसमें। इसके बाद यदि वाक्य में कर्ता के साथ विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है, यदि वाक्य में कर्ता के साथ विभक्ति चिन्ह तो आप जानते होंगे, कर्ता के साथ विभक्ति चिन्ह ने, कर्म के साथ को, तो अगर कर्ता के साथ विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है, यदि कर्ता के साथ विभक्ति चिन्ह का प्रयोग अगर कर्ता के साथ विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है तो क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। तो क्रिया किसके अनुसार होगी, कर्ता के अनुसार होगी। जैसे राम सेब खाता है। अब देखिए इसके साथ
कर्ता का कारक चिन्ह नहीं लगा, विभक्ति चिन्ह नहीं लगा है, राम ने, अगर ने लग जाता तो क्रिया जो है वो कर्म के आधार पर होती, कर्ता के अनुसार नहीं होती। लेकिन अगर विभक्ति चिन्ह नहीं लगा है कर्ता के साथ तो क्रिया हमेशा कर्ता के अनुसार होगी। जैसे राम की जगह हम सीता कर लें, सीता सेब खाती है। देखिए कर्ता के बाद अगर विभक्ति चिन्ह नहीं लगा है, कर्ता कारक चिन्ह नहीं लगा है तो क्रिया जो है वो कर्ता के अनुसार होगी। जैसे यहाँ पे कर्ता चेंज हुआ, सीता हो गया, यहाँ पर खाती है हो गया, कर्ता के अनुसार होगा। क्रिया हमेशा कर्ता के अनुसार होगी। कब होगी? कर्ता के साथ जब विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाएगा, और यदि कर्ता के साथ विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया गया होगा तो क्रिया कर्म के अनुसार होगी। यदि कर्ता के साथ विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया गया है तो क्रिया कर्म के अनुसार होगी। क्रिया किसके अनुसार होगी? कर्म के अनुसार। जैसे दिव्या ने सेब खाया, दिव्या ने सेब खाया। दिव्या ने सेब खाया। अब देखिए यहाँ पे खाई नहीं है, स्त्रीलिंग है, इसका मतलब क्रिया कर्ता के अनुसार नहीं है। किसके अनुसार है? सेब के अनुसार, कर्म के अनुसार है। क्यों कर्म के अनुसार है? क्योंकि कर्ता के बाद ने लग गया है, उसका कारक चिन्ह लग गया है, उसका विभक्ति चिन्ह लग गया है। और जब कर्ता के साथ विभक्ति चिन्ह नहीं होता है तो क्रिया हमेशा कर्ता के साथ होती है, और जब कर्ता के बाद विभक्ति चिन्ह लग जाता है तो क्रिया हमेशा कर्म के अनुसार होती है। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको धातु के विषय में बताऊंगा और क्रिया के प्रकार के विषय में बताऊंगा। धन्यवाद।